गौर करना मेरी बातों पे थोड़ा सा समय निकाल के। हमारा पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए अपने इसमें 3 भागों में बांट लेते हैं सरलीकृत रूप से, ताकि हमें पता चल जाए और हमारा याद भी हो जाए। एक पार्ट को तो हम कहते हैं शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनेरियो, परिदृश्य। दूसरे पार्ट को कहते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन। और तीसरा पार्ट है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये 3 पार्ट बनाए देखिए हमने अध्ययन की दृष्टि से अपने। पहले वाले में 5 है, दूसरे में 5 है, ये अपने आप में तीनों के बराबर है। बहुत बड़ा अध्याय है शिक्षा का अधिकार वाला। पार्ट देखिए इसमें परिदृश्य में बात करें विशेषकर राजस्थान का परिदृश्य है, पूरे भारत देश का नहीं है। किसका है ये? राजस्थान का। तो सबसे पहले राजस्थान में दे रखा है हमारे राजस्थान की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बना हुआ है, ये टॉपिक है पहला देखिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है अपने इसके अंदर राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन। दूसरा टॉपिक देखिए इसके अंदर आता है शिक्षक शिक्षा संस्थाएं, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। और इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं अपने पाठ्यक्रम में। एक तो दे रखा है देखिए RSCERT, दूसरा एक टॉपिक दे रखा है IASE, और एक है डाइट, खाने वाली नहीं, डाइट, लाइट हाउस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइट, जिसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये तीनों की तीनों किसके रिलेटेड है? शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा किसको कहते हैं? DLED, BSTC, DE और BEd, इनको कहते हैं टीचर एजुकेशन। सारा छोड़ दो भाई, ये सारा कर देंगे चीजें, छोड़िए होती चीजों का सारा, आराम फरमा रहे हैं आप आराम से। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं कुछ एजेंसी हैं देखिए बच्चों से रिलेटेड, शैक्षिक अभिकरण, अभिकरण, अभिकरण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं एजेंसी। 3 एजेंसी है देखिए, इसमें ज्यादा नहीं है। एक एजेंसी का नाम तो है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। दूसरा देखिए RSTP, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। और तीसरा है RSOS, ओपन स्कूल। कहां पर है ये? कोटा में तो यूनिवर्सिटी है, मैंने बोला स्कूल, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय कहां पर है? और आप ही नहीं 99% कोटा बोलते हैं। कोटा में क्या है? यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है। स्कूल तो हमारे जयपुर में शिक्षा संकुल में अलग से बिल्डिंग है उसकी। उसके बाद देखिए शिक्षा के नवाचार, सबसे इजी टॉपिक। और पिछली बार सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, तथ्यात्मक चीजें पूछ लिया, अब नहीं पूछने वाला यहाँ से। अब दूसरी जगह से बनेंगे। नवाचार में कोरोना काल के हैं 3 तो, जो नाम सुने होंगे आपने, इस्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन भी 3 तो ये है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम उभर के आ रहा है उसका नाम है दीक्षा राइट, दीक्षा राइट। और एक आता है इसके अंदर SIQE, क्वालिटी एजुकेशन पर आता है। कितने टॉपिक हैं? 5, 1 2 3 4 और एक लास्ट और बच जाता है अपना समग्र शिक्षा अभियान, जो एक अभियान चल रहा है जिसको हम समसा भी कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा, और अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इससे। कितने टॉपिक हो गए अपने? 5 टॉपिक हो गए। देखिए ये परिदृश्य को बताएंगे, हमारे राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को बताते हैं कि परिदृश्य किस तरह का है अपने इसके अंदर। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो उतार लीजिए पहले फर्स्ट वाला, एक खिचड़ी बन जाएगी, दो मिल जाएंगे थोड़े से। ये कंसेप्ट बेस है, इनको पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। 4 चीजें पढ़नी है, स्थापना कब हुई, क्या कार्य है, कितने विभाग है, हो गया काम ज्यादातर। ये कंसेप्ट बेस है, यहाँ जब सवाल आएगा घुमा फिरा के आता है, सीधा सीधा नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि आपको भी पता है कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही होता है, पूरी थोड़ी समझनी पड़ती है, तब जाकर हम हल कर पाते हैं। यहाँ पहला टॉपिक देखिए, शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना, कंसेप्ट पूरा का पूरा। दूसरा इसी में लिखा हुआ इसके कार्य प्रबंधन के एवं सिद्धांत। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार यहाँ से सवाल नहीं पूछे थे अपने ABCD में, नाम मात्र के 1 या 2 सवाल आए थे, क्योंकि नया कंसेप्ट था, जिस व्यक्ति को बुलाया था पेपर बनाने, उसको इसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इसको बना दिया। आपकी बात नहीं बुलाएंगे उसको, क्योंकि उसने पेपर इसलिए नहीं बनाया, संस्कृत में तुरंत बदल के दूसरे को बुलाया था, शानदार बना के गया था पेपर, जिसमें से 15 में से लोगों के 5 सवाल सही हो रहे थे, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड थे। इसलिए जरूरी होता है कि चीजें दोबारा किस तरह से होती है, व्यक्ति पे डिपेंड होता है हमेशा पेपर। दूसरा देखो आप, दूसरा टॉपिक दिया है TQM, जो हम किसमें पढ़ते थे, MBA के अंदर पढ़ते थे इस टॉपिक को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। MBA में चलती है अवधारणा, अब शिक्षा में भी लिया है, और बहुत ही अच्छा देखिए टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षा में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कई तरह से देखिए, पता नहीं सिलेबस क्या बोल रहा हूं, इसका तो पढ़ना यही रखा था जैसा था वैसा ही, इसलिए तो मैं कह रहा था कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे उसमें लिखा क्या है बारीकी से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। आगे चलते हैं इसके बाद, अगला एक और आता है शिक्षा में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। एक तो थ्योरी पढ़ना, एक उस आदमी से पढ़ना जिसने कभी इंस्पेक्शन किया हो, बहुत बड़ी चीज होती है, व्यवहार और किताबी ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। दूसरा देखिए सुपरविजन, दूसरा कौन सा इसमें? पर्यवेक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरविजन, और निरीक्षण को क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन। ये ब्रिटिश काल का शब्द है, ये लोकतांत्रिक पद्धति का शब्द है, क्या है इन दोनों में अंतर देखते हैं, दवाई का टॉपिक। एक और आता है देखिए लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व की शैलियां, नेतृत्व की शैलियां। ये टॉपिक सब आईएएस और आईएएस में चलते हैं। आज हमारे शिक्षक को भी जरूरत है लीडर बनने की, इसलिए वहां भी इन चीजों को डाला गया है। गलत लिखा, शैलियां, शैलियां। कितने हो गए टॉपिक? 1 2 3 4, और 5वां एक टॉपिक आता है संस्थागत नियोजन, छोटा सा टॉपिक है, नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, IP, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? IP। इस तरह से 5 टॉपिक इधर है और 5 टॉपिक यहाँ है, और एक टॉपिक हमारा कौन सा है? राइट टू एजुकेशन वाला देखिए, और इस टॉपिक का नाम है RTE एक्ट 2009, 2009। इस तरह से देखिए अपने बता लो टोटल कितने टॉपिक बना लिए हमने। और वैसे अगर इनको देखिए हम अलग अलग कर लेते हैं तो कितने टॉपिक बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ये 13 टॉपिक यहाँ है ये, और आपके टॉपिक 13 अलग अलग ही है, लेकिन इनको एक जगह करके देखते हैं जब पता लगता है ये किस काम के और ये किस काम के। बोर्ड वगैरह क्या काम किया आपको पता है, बच्चों से रिलेटेड। ये किससे है? शिक्षक शिक्षक से रिलेटेड। ये क्या है? नवाचार है सर, इसलिए हम इनको एक जगह, ये सारा देखिए कंसेप्चुअल है ये तो। और उसके बाद ये हमारा कानून है, बता दो जल्दी से। सारे टॉपिक को 3 भागों में बांटते हैं और फिर हम स्टडी करेंगे इनकी। बता दिया सबने? चलो, शिक्षा अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के कितने? कुछ नहीं पूछूंगा, कई बार ये रहते हैं, अच्छा कमी है इस बैच में। चलो देखिए
एक शब्द है हमारे पास शिक्षा हिंदी में और इंग्लिश में क्या नाम है? एजुकेशन। बताओ शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कब मनाते हैं हम? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? दो शब्द अलग अलग है। देखिए, कई तो ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने मैंने पूछा था शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, उन्होंने 5 सितंबर बोला था। लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये गलती आप लोग करेंगे, आगे भी करेंगे। लिखा कुछ होता है पेपर में, पढ़ते हैं कुछ और ही है और आंसर कुछ और ही लेके आते हैं। जब पेपर देके कमरे से बाहर निकलते हैं, पेपर मिलाने लगते हैं, जब बात करते हैं दूसरे साथ, और मैं ध्यान से पढ़ाई इसको। एक सवाल इन और आउट करवा सकता है आपको। ब्लूप्रिंट जब बनता है तो प्रत्येक क्वेश्चन की टाइमिंग सेट की जाती है, इसे कितने समय में सॉल्व करना है, और हम लोग बिना सोचे समझे इसी सवाल आया नहीं और तुरंत टिक लगाया नहीं। देखिए, इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, एक्सीडेंट घर के पास ही होता है, घर से बाहर नहीं होता एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाते हम देखते हैं अननोन एरिया है, सावधानी से गाड़ी चलानी है, पता नहीं क्या घटना घट सकती है, और अपने एरिया में आते ही अरे अपना एरिया है। ऐसे ही जब सवाल अपने एरिया का आ जाता है तो हम जल्दबाजी में पढ़ के हल करते हैं उसको, और हमारे लिए एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, तो कैसे हल करना है आपको सोचना है, इस चीज पे फोकस करना है। ये मैं इसलिए बताऊं, पिछली बार बच्चे आए, आरसीआरटी का पूरा नाम आया था पिछले एग्जाम में, और सर इसमें दो ऑप्शन आ गए जैसे, मैंने दो आ गए, ध्यान से पढ़, इसमें दो तो जैसे है ही नहीं। जब देखिए एक ऑप्शन में तो लिखा हुआ था एजुकेशन और दूसरे में लिखा था एजुकेशनल। अब उसमें तो इसको पढ़ा नहीं ना ध्यान से, जब यहाँ देखा आरसीआरटी का पूरा नाम जल्दबाजी में याद करते हैं ना, लिख के थोड़ी देखते हैं कि वो एजुकेशन है या एजुकेशनल। इसलिए देखिए वहां उसको दो नजर आ रही है, एल दिख नहीं रहा था पेपर में, जब मैंने उसको कहा एल है देख, और जी साहब माथा पकड़ के बैठ गया। अब आप देखिए आती हुई चीज गलत क्यों? जल्दबाजी में, ध्यान से पढ़ा नहीं उस चीज को। इसको देखिए हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शैक्षिक। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आने वाले समय में। देखिए अभी आप जब सिलेबस पे आएंगे तब ये चीजें इन पर फोकस करना है। छोटी एक आता है शैक्षिक सत्र, इसको क्या कहेंगे? एजुकेशनल सेशन। सही नाम नहीं होता, ये सही नाम होता है इसका अकादमिक सत्र। क्या नाम है इसका? सही हिंदी में नाम होता है अकादमिक सत्र या अकादमिक वर्ष। तो 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को खत्म होता है अपना। वित्त वर्ष अलग होता है, एग्रीकल्चर अलग होता है, कैलेंडर वर्ष अलग होता है। हमारा एजुकेशन कौन सा होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, और उसी सत्र को हम कहते हैं अकादमिक सत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एकेडमिक सेशन। ये है सही नाम इसका। ये शब्द बार बार बोले जाते हैं तो हम इनमें फोकस करें कि वास्तव में इन शब्दों का अर्थ क्या है और किस तरह से आते हैं। तो पहले क्या है हमारा शिक्षा, फिर क्या है शैक्षिक। अब आप देखिए शिक्षा लिखूंगा तो और शैक्षिक लिखा दो, एजुकेशनल और शैक्षिक सत्र कह दो या अकादमिक सत्र कह दो, इन शब्दों को हमें सीखना है। ये तो हमारे कुछ शब्द थे जो अपने काम आते हैं शब्द। और अब हम बात करते हैं हमारे शिक्षा विभाग की शुरुआत। 1910 में देखिए अंग्रेजों ने पहली बार हमारे देश में डिपार्टमेंट स्थापित किया था, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। वो स्मॉली लिखा जाता है, कहीं आप सोचेंगे इसको वैसे लिख दिया नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कब स्थापित हुआ? नाम क्या है? शिक्षा विभाग। ये देखिए ये 1910 में उस समय की शिक्षा को मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद देखिए हमारा देश आजाद हो जाता है और संविधान लागू हो जाता है 1950 में। और 50 में देखिए हमारी शिक्षा को किसमें रखा जाता है? राज्य सूची में। शिक्षा को रखा जाता है किसमें? राज्य सूची में। देखिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य उसी दिन हो गया था जिसने राज्य सूची में लिख दिया था। राज्यों को दिया गया एक अनुच्छेद 45 45 आर्टिकल्स था, और 10 वर्ष में कहा गया था इसे लागू करने की जिम्मेदारी थी 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। राज्य तो आज तक भी लागू नहीं कर पाते, उनका देखिए उन्होंने संसाधन ही नहीं है। सारे संसाधन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हम कहां से करें लागू? संसाधन मतलब वित्तीय टैक्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, इसके पास बहुत कम हिस्सा रहता है। इसलिए देखिए वो कहते हैं हमारे पास तो संसाधनों का अभाव है, शिक्षा को कैसे करें लागू? राज्यों का यही होना रहता था। तो पहले हमारी ये शिक्षा किसमें आती थी? राज्य सूची का विषय। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 शिक्षा को यहां से निकाल के किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में रखा गया। देखो आप, समवर्ती का मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र के कानून क्या होंगे? सर्वे सर्वा होंगे। ऐसे तो हम कहते हैं समवर्ती सूची। ये कब चेंज हुआ? 42वां संविधान संशोधन 76 में। देखिए शुरुआत में मूल संविधान में हमारी शिक्षा किसमें आती थी? राज्य सूची में। बाद में बदल गई। देखिए ये स्थिति आजादी के समय। फिर उसके बाद देखिए 1985 एक मंत्रालय गठित किया जाता है, एमएचआरडी। क्या नाम है? मिनिस्ट्री। मंत्रालय, और मंत्रालय का मुख्य मंत्री होता है, डिपार्टमेंट का मुखिया नहीं होता है। मुखिया किसका होता है? मंत्रालय का मंत्री बनता है, डिपार्टमेंट का नहीं होता। कई डिपार्टमेंटों को मिलाकर एक मंत्रालय बना दिया जाता है। जैसे इसमें 5 विभाग मिलाए थे, कितने डिपार्टमेंट मिलाए थे? 5। और 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार के समय क्या बनाया जाता है? एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, और उस मिनिस्ट्री का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या क्या मिलाए इसके अंदर? देखिए युवा एवं खेल मंत्रालय जो आजकल अलग बना हुआ है, पहले एक विभाग होता था। महिला एवं बाल विकास विभाग, उसके बाद हमारा पुस्तकालय और साक्षरता विभाग, और हमारी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा। इन पांचों को मिलाकर देखिए एक डिपार्टमेंट बना, वो बनाया था मंत्रालय। उसका नाम क्या था? एमएचआरडी, जिसका एक मंत्री भी होता था। और ये चलता था, पहले शिक्षा विभाग नहीं था अपने देश में। क्या था? ये मिनिस्ट्री। क्या नाम था इसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मंत्रालय है तो मिनिस्टर तो वही होगा। ये कब तक चली व्यवस्था? 1985 से लेकर 2020 तक। अब 2020 अगस्त 2020 की बातें से विघटित कर दिया गया, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई थी बीच में। उस समय इसको हटा दिया। 29 जुलाई देखिए 2020 को नई शिक्षा नीति राष्ट्र को समर्पित कर दी गई थी, और तब जाकर इसको विघटित कर दिया। शिक्षा मंत्रालय पहली बार बनता है 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम क्या लिखेंगे? 2020 2000, और यहाँ क्या बनती है? मिनिस्ट्री बनती है एमओई। क्या कहेंगे हम इसको? शिक्षा मंत्रालय। देखो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने यहाँ? जो एमएचआरडी मंत्री थे। एमएचआरडी मंत्री कौन थे शिक्षा नीति के समय? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। उनको पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो मुझे बता दो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? कहीं करें बीटी कलाम। अरे वो राजस्थान में, मैं भारत पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए मंत्री भी 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नया पहली बार कोई व्यक्ति मंत्री बनता है कैबिनेट नहीं बनाते उसको, राज्य मंत्री बनाते हैं उसको, और अगली बार उसको क्या बनाएंगे? कैबिनेट। तो बताओ वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री कौन है? आज निकल बता देना। करंट जी पढ़ रहे हो ना आप लोग? अरे आपके सिलेबस में है, कोचिंग वाले जी के थोड़ी पढ़ाएंगे करंट। वो तो मासिक पत्र पत्रिका आप खुद खरीदते हो और अपने घर पर पढ़ते रहते हो, डेली अखबार वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं। तो बताओ भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? चलो अपने राजस्थान का बता दो। राजस्थान में शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? भरतपुर से है महिला, जाहिदा खान। देख लो आप, वहां भी सेंटर में महिला है शिक्षा राज्य मंत्री। उनके बता देना आराम से है। जब एक चीज को ढूंढेंगे ना 10 चीजों की ज्ञान होता है। क्योंकि मैं बोलूंगा वो एक ही चीज को जानोगे पर्टिकुलर, जब आप खुद तलाश करोगे सारा मंत्रिमंडल पर डालोगे इस बारे, और हमारी चीजें क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी इस बारे। चलो अब उतारिए पहले दिन शब्दों को, उतारिए तीनों को। फिर ये कहानी 1910 1950 1985 एक एक करके एक एक लाइन लिखनी है। डीओई की क्या करेगी यहाँ? स्थापना। अच्छा मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूँ जैसे और इतिहास वाले सर पढ़ाते लिखो एक एक लाइन लिखवाते हैं। नहीं, मैं नहीं लिखाता हूँ कुछ भी। मैं केवल एक ही काम करता हूँ, समझाने का काम। क्योंकि एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है समझने की। वो भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाता कभी। लिखते रहो लिखते रहो, लिखा लिखा है तो सब घर पे किताबों में। यहाँ भी एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना।
थोड़ा जोश से बोलो। राज्य सूची का मतलब होता है स्टेट, मतलब अपने राज्यों के द्वारा जिस पर कानून बनाया जाए। हाँ, ये लिखवा दूंगा भैया, ये पूरा नहीं लिखा है, 2020 लिख के छोड़ देना, उसका आगे का लिखवा दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड हो गया था यहाँ। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाँ ये है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब तो है नहीं मंत्रालय, जरूरत नहीं पड़ती इसके पूरे नाम की, लेकिन किताबों में मिलेगा, पुरानी किताबों में MHRD। आजकल लिखने लगे हम शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये MOE हिंदी में क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना। प्रथम शिक्षा मंत्री देखो यहां, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए ये लिख लो 2020 आज की स्थिति है। पहले एक डिपार्टमेंट बना था 1910 में, फिर देखो क्या क्या बदलाव आते हैं, और 2020 में क्या बन गया वो डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री बन गई है। देखिए पहले विभाग था और आज मंत्रालय। अच्छा डिपार्टमेंट बड़ा होता है, मंत्रालय बड़ा कौन होता है? अच्छा और भी देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा होता है मिनिस्ट्री, उसके नीचे कौन होता है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के नीचे क्या होता है? सेक्शन, याद रखना इसमें, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभाग। अनुभाग से नीचे होता है सेल, जिसे हम कहते हैं प्रकोष्ठ। नियम है इनका बनाने का। देखिए सबसे ऊपर कौन होता है? मिनिस्ट्री मंत्रालय, उसके नीचे डिपार्टमेंट, उसके नीचे सेक्शन, उसके नीचे सेल। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाना काम करवाने की, आप पूछें कौन से जिले से आए, आप कहेंगे सिरोही से आया हूं, उस सेक्शन में चले जाओ। आप आपको कहां भेजेंगे? सेक्शन। बड़ा होल होगा जैसे यहाँ है, इस सेक्शन के अंदर देखिए सेल बनी हुई है, अलग-अलग चैम्बर बने हैं। आप जैसे गेट में घुसेंगे उसके वहां सेक्शन ऑफिसर मिलेगा बैठा हुआ। हां जी बताइए कैसे आए? उस सेक्शन ऑफिसर को आप कहेंगे सर मुझे सिरोही जिले में ना, सिरोही जिले से आया हूं, तो अब वो पूछेगा काम क्या है? 10वीं या 12वीं कौन सी क्लास से? तो जब आप कहेंगे 10वीं उस सेल में चले जाओ। आपने कहा 12वीं, तो सिरोही जिले को वो देखती है, वो सेल देखती है, तो किसमें भेजेगा? सेल। तो ये चीजों का भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम किसी बड़े डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां देखिए सेक्शन सेल ये क्या होती है पता होना चाहिए। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्शन और उसके बाद सेल होती है। उतार लिया होगा शायद, जहां तक मैं सोचता हूं। अब देखिए आज की जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है, जो आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है कि आप देख रहे हैं कि 12वीं तक पढ़ाई जाती है। पहले हमारी 10वीं तक होती थी स्कूल एजुकेशन, फिर 10 प्लस 2 पद्धति आई, 2 साल बढ़ गई 12 साल की। आज के दिन देखते हैं हमारी स्कूल और बढ़ गई, देखिए 3 साल और बढ़ गए, अब 15 साल की स्कूल हो गई। तो ये जो एजुकेशन आप देख रहे हैं एक दिन का परिणाम है, आयोग, नीति और उसके अलावा विभिन्न समितियों का परिणाम है। तो वो कौन-कौन सी समितियां जो आगे अपने पाठ्यक्रम में आएंगी, जिनके आधार पर हम हमारी आधुनिक शिक्षा को देखेंगे। तो देखते हैं अपने इसके अंदर कुछ समिति और इन आयोगों को, शिक्षा को देखिए आज का जो स्वरूप है वो डेवलप कैसे हुआ। केवल इन शब्दों से परिचित होना है हमें। यहाँ तो हम लिखते हैं आयोग, यानी इंग्लिश में कहते हैं कमीशन, फिर लिखते हैं हम कमेटी, समिति, छोटे-छोटे सुधार करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है, कमेटीज, और उसके बाद पॉलिसी यानी नीति, बड़े और स्थायी सुधार करने के लिए क्या बनाई जाती है? पॉलिसी बनाई जाती है। 3 चीजें देखेंगे हम यहाँ पर। अब आप देखिए आयोग की यदि हम बात करें तो हमारा एक आयोग आया था जिसका नाम था स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस आयोग का गठन होता है 1952 में, और पेपर में क्या देता है? ये रिपोर्ट देता है। इस आयोग के अध्यक्ष थे उस समय जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी, उसके देखिए उपकुलपति महोदय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मुदालिया आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अब देखो इस आयोग की विशेषता क्या थी? पहली बार इस आयोग ने कहा मल्टीपर्पज स्कूल बनने चाहिए हमारे देश में, जो बच्चा जैसी शिक्षा चाहता है उसको वैसी शिक्षा मिले, ऐसे स्कूल हो। तो मल्टीपर्पज स्कूलों की अवधारणा किसने दी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या मुदालिया आयोग। दूसरी बात, अंग्रेज हमें देके गए थे एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, कि हम पढ़े लिखे बाबू बने, उनको काम को आसान करें। वो नहीं चाहते थे भारतीय कॉलेजों में जाएं और पढ़े लिखे, इसलिए पहली बार हमें माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना था। तो माध्यमिक शिक्षा में क्वालिटी कैसे लाएं, गुणवत्ता कैसे लाएं, इसलिए इसी आयोग ने कहा था प्रत्येक राज्य में बोर्ड होना चाहिए, ताकि हम 10वीं में क्या ला सके, बच्चों में गुणवत्ता ला सके, और बोर्ड अपने कोर्स में है। जब मैं पढ़ाऊंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वहां ये सवाल पूछता हूं, बताओ ये किसकी देन है? किसकी देन था ये? मुदालिया या माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसलिए हमें इनके बारे में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? जानकारी, जो बेसिक। दूसरा देखिए, दूसरा आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग, इस आयोग का गठन होता है 64 में, और 66 में रिपोर्ट आती है। इस आयोग की एक लाइन अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में पल रहा है। तो देखिए किसने कहा था? राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन कमीशन, और इस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी साहब। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोठारी आयोग भी कहते हैं। ये हमारी इंडियन एजुकेशन का माइलस्टोन है। क्यों है ये मील का पत्थर? क्योंकि इसी आयोग ने पहली बार पाठ्यचर्या दी थी हमारी स्कूलों में, जो पाठ्यचर्या चल रही है ना, 10वीं में क्या पढ़ाना, 9वीं में क्या पढ़ाना, पहली बार इसी ने दिया था कोठारी साहब ने। और इन्होंने आलोचना की थी जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल, नाम सुना पब्लिक स्कूलों का? ऑल इंडिया में 80 स्कूल हैं आज के दिन पब्लिक स्कूल, जो आईपीएससी से मान्यता मिलती है, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस। तो अपने राजस्थान में भी है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल है पब्लिक स्कूल, कुछ प्राइवेट भी है, दोनों क्षेत्रों में चलते हैं। जैसे जयपुर का एक स्कूल है प्राइवेट, महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस से मानता। एक अपने यहाँ भी चला जोधपुर में, राजमाता कृष्णा कुमारी के नाम से, देखिए ये पब्लिक स्कूल है। एक अपने यहाँ में चल रहा है अजमेर के अंदर, ये किसमें आता है? पब्लिक स्कूल। तो इन्होंने आलोचना की थी, अगर आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो पब्लिक स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सभी बच्चे एक बेंच पर एक साथ बैठकर शिक्षा लेंगे, अमीर और गरीब का सबका बच्चा एक साथ पढ़ेगा, अपने आप ही समाज आएंगे, एक दूसरे बुलेंगे मिलेंगे, दोस्ती होगी, अपने आप समाज बढ़ेगा। लेकिन आज आप देखिए अमीर का बच्चा तो कहाँ? पब्लिक स्कूल में, इसकी 3वीं क्लास की फीस होती है कम से कम 5 लाख रुपए से शुरू होती है उसकी पब्लिक स्कूल की। अगर सबसे टॉपेस्ट में चले जाओ, फिल्म जगत के और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, लॉरेंस बिशप कॉटन जैसे स्कूल है, जो अपने किसमें नॉर्थ इंडिया में, हिमालय में, साउथ में एक ही जगह ऊटी में है सारे, क्योंकि वो भी ठंडा प्रदेश है। ऊटी की अगर हम बात करें तो वहाँ अच्छे स्कूल, तो इसलिए इन्होंने मना किया था उस समय। लेकिन देखिए हमारे ऊपर बिजनेसमैन हमेशा दबाव बना के रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसने कहते हमारे बच्चे बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, हम दूसरे कंट्री में पढ़ाएंगे। और ये सारे जो जिन स्कूलों में नाम लेना सब विदेशों से चले आ रहे हैं, बाद में इंडियन से खरीदे हैं स्कूल, तो धीरे धीरे। तो 2 आयोग हो गए अपने, एक का नाम और दूसरा। चलो अब आती है समिति। एक समिति आती है 10 + 2 + 3 समिति, 1973 इसका गठन होता है। इस समिति ने पहली बार कहा स्कूल जो है वो होनी चाहिए बदलाव, 12 साल की होनी चाहिए स्कूल, और 3 साल की क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री।
इसलिए अपने यहाँ बोला जाता है 11वीं को +1 और हम कहते हैं +2 गाँव में आज भी बुजुर्ग व्यक्ति 11वीं 12वीं नहीं कहते, क्योंकि नाम था ही नहीं। ये आप जैसे युवाओं ने रख लिया 11वीं 12वीं। पहले देखिए रिकॉर्ड नाम देखोगे, पुराने लिटरेचर को उठा के देखोगे, सब में +1 +2 लिखा जाता था। पहले हमारी स्कूल क्या होती थी, 10वीं तक स्कूल होती थी कोठारी आयोग के समय। कौन सी क्लास तक? और कोठारी सामने 10 साल का सिलेबस दिया था और 12वीं से कॉलेज शुरू, फिर 1 साल का गैप, वो होती थी इंटर, जो कॉलेज और स्कूल एजुकेशन को इंटरलिंक करती थी, इसलिए उसको कहते थे इंटर। फिर हम कॉलेज में जाया करते थे, 11वीं पढ़ने के बाद 11वीं प्रमाण पत्र मिलता था कि आप कॉलेज के क्या हो गए, योग्य हो गए, चाहिए कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। पहले की स्थिति ये थी। इस पद्धति ने हम कहते हैं कि ये जो समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई, तब जाकर आई अपने यहाँ 10+2 पद्धति, तब जाकर हमारी स्कूल 1975 से हो जाती है, कौन सी तक? 12वीं तक हो जाती है। ये था। इसके बाद देखिए बहुत सारी समिति आई, हंसा पटेल समिति है, दुर्गाबाई समिति है, महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देने वाली, लेकिन इंपॉर्टेंट एक समिति आती है यशपाल समिति। यशपाल समिति 1992 में गठन हुआ, 93 में रिपोर्ट आती है। देखो, और ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका जो शीर्षक रखा गया था विदाउट बर्डन एजुकेशन, हिंदी में हम कहते हैं बोझ रहित शिक्षा। बोझ रहित शिक्षा, देखो अब विदाउट बर्डन एजुकेशन, बोझ किसको माना गया है? बच्चे के बैग को या तथ्यों को? अच्छा बैग की बात करें, प्राइवेट स्कूल का जन्म पता कैसे हुआ? गवर्नमेंट स्कूल में चलती है 4 किताबें। अब आप देखिए प्राइवेट वाले भी 4 किताब चलाएंगे तो भाई वहां कौन पैसे देगा? उन्होंने कहा 6 किताब पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, योग भी कराते हैं, नैतिक शिक्षा भी पढ़ाते हैं, पर्यावरण भी पढ़ाते हैं, ऐसे 4-5 किताब एक्स्ट्रा लगा दी। अभिभावकों को जैसे तैसे देखिए वहां से डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपनाना पड़े। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे का वजन 8 किलो, उसका बैग का वजन 10 किलो और बच्चा बन गया बोझ ढोने वाला प्राणी। और बोझ ढोने वाला किसको कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं आप कुछ सोच लीजिए, तो क्या बना रहे हैं उस बच्चे को? सोचो आप। लेकिन यशपाल शर्मा जी ने इस बात पे नहीं कहा, इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ाया अच्छे से। उन्होंने एक चीज को देखा कि हमारे देश के अंदर जो पाठ्यचर्या चल रही है उसमें केवल पाठों में ठूस कर तथ्य भरे होते हैं और बच्चा केवल रटता है, उन तथ्यों को रटकर गागरोनी तोता बनता है। और जब फर्स्ट डिवीजन पहला स्थान बनता है हम कहते हैं गागरोनी तोता नंबर 1। गागरोनी जाते हो ना, काली सिंह राहुल नदी के किनारे गागरोन का किला, वहां तोते मिलते हैं बड़े अपने यहाँ से और नकलची होते हैं 1 नंबर के। वो जो बच्चा सबसे ज्यादा तथ्यों को रटेगा और रटेगा वो उसका मतलब नकल, उसे घुमा फिरा के कुछ पूछ लो वो चुप हो जाता है, और जो रटा है वो पूछ के वो सारों का आंसर दे देता है। इसलिए हमारी जो पुरानी किताबें थी उनमें तथ्य भरे हुए थे और हम बच्चों को तथ्यों के वचन तले दबाते थे। वो कोई काम का नहीं था। आज के युग में अगर देखा जाए सबकी जेब में मोबाइल है, गूगल से पूछ के तो देखो कौन सी जानकारी चाहिए, फिर क्यों रटाई जा रही है? सोचो एक मिनट के लिए, भाई तथ्य क्यों रटा है? आपकी तो मजबूरी है तथ्य रटना, क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग करनी है, चेक नहीं करनी है। सारे टीचर हो आप, और हमें चाहिए 100 टीचर, अब चेक कैसे करें? तो कोई ना कोई स्क्रीनिंग तो अपनानी पड़ेगी। इसलिए अगर हम साक्षात्कार लेते हैं, आरोप लगाते हो, साहब अपने मिलने वालों को तो आपने ले लिया और बिना मिलने वालों को आपने बाहर भाई भतीजा वालों को अपनाते हैं। इसलिए रिटन टेस्ट बचा ऑप्शन अपने पास, उससे स्क्रीनिंग करके सारे योग्य हैं आप, सारे देखिए वेबसाइट डिग्री रखिए, केवल हमें जितनी सीटें होती है वो छात्र हैं आपने, इसलिए पढ़ रहे हो आप तथ्यों को, कोई नहीं पढ़ने वाला। हम आवाज भी लगा रहे हैं भाई थोड़ा सा पढ़ जा, नहीं पढ़ो हमारे साथ है। तो इसलिए देखिए वो बच्चा क्यों पढ़े तथ्यों को, आप एक बात बताओ। उन तथ्यों को पढ़ाने के कारण हमारे देश में बच्चों के पास तथ्यात्मक नॉलेज सबसे ज्यादा है, बाकी ज्ञान का निर्माण नहीं होता था हमारे बच्चे का। आज चाइना का बच्चा खिलौना बना देता है, कुछ भी चीजें बनवा लो, चार्जर बनवा लो, मोबाइल के छोटे-छोटे पार्ट बनवा लो, घरेलू चीजें बना लेते हैं वो, क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान का निर्माण होता है। यूएसए में बहुत पहले बैन कर दिया था तथ्यों को रटना, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता अपनी तरह से। आगरा का ताजमहल कहां है, कुतुब मीनार कहां है, वो कहां है, वो कहां, किसने बनाई, कब बनाई, ये रखते हो। वो कहते हैं फायदा क्या है? ये तो जेब में रही, मोबाइल निकालो, पूछो चित्र दिखाएगा गूगल बाबा। उन तथ्यों को रख के क्या फायदा? आप सोच के देखो एक मिनट, है क्या कोई फायदा? नहीं। और बच्चा बेचारा रट रट के उस बोझ तले दबता जा रहा है। 10वीं की समाज की किताब देखना अपनी, आरसीईआरटी ने बनाई है, पहले ही चैप्टर में 500 सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। 10वीं का बच्चा रटेगा क्या? उनको क्या फायदा बच्चे को रट के उनसे? जिस उम्र में ज्ञान का निर्माण करना चाहिए था वहां तथ्य रटा रहे हो। इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो किया गया और 2005 में पाठ्यचर्या बदलनी पड़ी थी इनकी रिपोर्ट के कारण। और नया एनसीएफ आया था जिसके अध्यक्ष इन्हीं को बनाया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आईएएस की तैयारी करने जाना दिल्ली, जब पता वहां क्या कहेगा टीचर, 2005 से पहले की किताब लेना, उसके बाद की मत लेना। मार्केट में मिलती फोटोकॉपी, क्यों? क्योंकि पुरानी किताबों में तथ्य भरे हुए हैं, इनमें तथ्य नहीं। तीसरी की गणित उसमें पता क्या, एक लड़का और लड़की की कहानी मिलेगी, कभी बाजार जाएंगे, कभी खेत पे जाएंगे, कभी और कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी खेल के मैदान में जा रहे हैं, सारी गणित पढ़ा दी अप्लाई में। हमारी आईआईटी में यही आती है अप्लाई में, बच्चों को पढ़ाया उस तरह से जाता है। और जिन बच्चों को हम जोड़ और बाकी लगाते हैं, 100 रुपए देते हैं, फिर पूछते हैं कितने बनाना है, कितने बचे, अब उसकी हिसाब नहीं आता है। आप लिख के दे दो इतने को इतने जोड़ने हैं, क्योंकि उसको रटना सीख लिया ना उस चीज को। जब हम पढ़ते थे हमारे गणित में पता क्या हमारे साथ आते और आके एक फॉर्मूला लिखते हैं, 10 सवाल इसी फॉर्मूले से होंगे, निकाल लेना जाके, वास्तव में उसी से निकल जाते, जो कि हमने सीखा क्या? सोचो आप, ज्ञान का निर्माण हुआ क्या? कुछ नहीं, फॉर्मूले में की संख्या गुणा बाकी कर लिया। आज एनसीईआरटी किताब में एक सवाल के बाद 2 साल नहीं होता उस तरीके से। ज्ञान चाहिए उस बच्चे को, निर्माण चाहिए उस बच्चे को। हम लोग कितना ही पढ़ लो, नंबर सिस्टम तक नहीं आता हमें सही ढंग से। और 36 से नंबर सिस्टम चालू होता है, 8वीं तक चलता है नंबर सिस्टम। हमारे टीचर्स को नहीं आता नंबर सिस्टम पढ़ाने का तरीका, सवाल ऐसे सवाल है ही नहीं और उसको आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आती है। एमएससी की चीजें तो सारी आती है हमें, ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती। परिमेय है, परिमेय वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, उनके विभिन्न रूपों के बारे में छोटी छोटी बात करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं उसमें। और बच्चा पूछता है, उसको समझ में नहीं आता कभी भी ये परिमेय है, परिमेय रेखा पर कैसे इनको प्रेजेंटेशन करते हैं, पता ही नहीं है बच्चों को। क्योंकि कई बार जब हम ये इंस्पेक्शन करते पूछते हैं, वो कहते हैं सर ये प्रश्न नहीं पढ़ाई, बाकी मैं पूछ लो आप। टीचर से पूछ रहे क्यों नहीं पढ़ाई, सब बच्चों को आती नहीं है। अरे जिस लोगों ने बनाई है, एक व्यक्ति नहीं बनाता, कमेटी बनाती है, उन लोगों ने इन बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही रखी है प्रश्नावली, अलग से नहीं रखी है। किताब बनाने के 3 सिद्धांत होते हैं, सबसे पहले रुचि का सिद्धांत, दूसरा स्तर का सिद्धांत, तीसरा प्रस्तुतिकरण, तब जाके प्रेजेंटेशन होता है किताब का। अब सोच के देखो आप, जब 8वीं के बच्चे के लेवल की किताब लिखी, हम कह रहे हैं लेवल ही नहीं। तो कमी तो वही देखो, प्रश्न चिन्ह तो लगता है शिक्षक के ऊपर भी। फिर तो कमी वहां हो सकती है जो एक विधि से पढ़ा रहा है उस बच्चे को विधि समझ में नहीं आ रही होगी, आप दूसरी विधि को अपनाइए। सीखने के बहुत तरीके हैं, सिखाने के भी बहुत से तरीके, अपनाओ ना अलग अलग तरीके। अभी आप मेरे साथ ऐसे समझ में नहीं आए, दूसरे तरीके समझाओ, मेरे टीचर करता ही नहीं करता। तो इसलिए देखिए यहाँ तथ्यों को बोझ कहा गया था और जिसका परिणाम क्या निकला, एनसीएफ। और अब नया एनसीएफ आ गया है जो आ रहा है अपने इसमें 23 में आ रहा है, जारी हो रहा है और फाउंडेशन का तो जारी भी हो गया है। क्योंकि आज जो नई पद्धति आई उसका नाम पर 10+2 नहीं है, 5+3+3+4 5 ईयर का आ चुका है, अक्टूबर 2022 में किताब छपी उसके अकॉर्डिंग अपनी। बाकी आना है हमारी स्कूल एजुकेशन का, जो आने की संभावना है, इस सत्र में आ जाएगा। स्टेट में तो बना दिया है एससीएफ, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, फरवरी में बना दिया था हम लोगों ने उस पाठ्यचर्या को, बहुत पहले बना के दे दी नेशनल लेवल पे। अब आती है पॉलिसी, पॉलिसी 3 बनी है अब तक, एनईपी 1968 लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय था। शिक्षा क्या था उस समय? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगा कौन? उसके अधिकार में नहीं है, फिर भी वो क्या बना रहा है? नीति बना रहा है। देखो इस राज्य का क्या हम अपने तरीके, और पता है उस समय क्या होता था, हर राज्य की एजुकेशन अलग अलग थी, अपनी अपना राज बजाते थे राज्य। राजस्थान का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता था, पाठ्यचर्या समझ में नहीं आती थी, बदल जाती थी किताबें वगैरह। क्यों? एक रूपता ही नहीं थी, राज्य अपने तरीके से चलाते थे, राज्य सूची का विषय, इसलिए तो उसको हटाया गया और सम्मति सूची में रखा गया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे राष्ट्र को एक मंच पर ला सकती है, इसलिए बदलाव जरूरी था। दूसरी पॉलिसी आती है जिसे इंडियन एजुकेशन का माइलस्टोन कहा जाता है, कौन सी है? 1986। इस पॉलिसी में पता सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? इसमें दिया गया बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बनेगा, इसलिए कहा गया तो ट्रेनिंग कॉलेज खोलो, सारे ट्रेनिंग कॉलेज यहीं से खुले। इससे पहले नहीं था, 51 कॉलेज थे मात्र अपने देश में, ऑल इंडिया में 51, आज कम से कम 12-13 तो राजस्थान में, सोच के देखो उस समय 51 कॉलेज थे। जब देखिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि ये खोलने हैं तो दोबारा से संरचना बनती है। डाइट किसकी देन? 1986 की। आईएससी किसकी देन? 1986 की। ये दोनों टॉपिक है कोर्स में, सवाल बनता है पूछा जाता है निम्नलिखित में डाइट किसकी देन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसकी देन? ये पता होना चाहिए, ये सिलेबस में है, इसलिए देखिए। अब इसके बाद एक नई पॉलिसी आ गई भैया, एनईपी 2020। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है, बिना क्वालिटी के कोई टीचर नहीं बनेगा। पहले क्या था? बिना प्रशिक्षण के कोई टीचर नहीं बनेगा, बिना डिग्री के बीएड की और टीएल की या बीएसटीसी की नहीं बनते थे। अब इसने कह दिया डिग्री तो हर किसी के पास है,
बिना क्वालिटी के नहीं बनेगा, क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए। और क्वालिटी टेस्ट को हम कहते हैं पात्रता परीक्षा। हमारे थर्ड ग्रेड में पात्रता परीक्षा है L1 और L2 के लिए। हमारी कॉलेज शिक्षा में पात्रता परीक्षा नेट और स्लेट 11वीं जो हमारे लेक्चरर होते हैं 11वीं पढ़ाने वाले उनके लिए पात्रता नहीं आ रही है पात्रता। हो सकता है आपको पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ जाए पहले, अगर वैकेंसी रिलीज नहीं होती है तो बीजेपी आते पात्रता आ जाएगी। नोटशीट चल रही है, मैं आपको बता देता हूं। और कई राज्यों में तो लागू भी कर रहे हैं शिक्षा नीति में भाई। आप सोचो कि बिना पात्रता के कैसी परीक्षा ना हो, कैसे शिक्षा जब क्वालिटी की बात कर रहे हो इसमें जोर किस पे दिया, क्यू पे जोर दे रखा है, क्वालिटी एजुकेशन। थर्ड ग्रेड में आप क्वालिटी ले रहे हो, कॉलेज लेक्चर के लिए तो क्वालिटी ले रहे हो, और सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए बिना क्वालिटी के लगा रहे हो। क्वालिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों भाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप बताओ, न्याय तो करोगे कम से कम, नहीं होनी चाहिए? चलो आगे चर्चा का विषय तभी बता रहा हूं। अब जो ये कहा गया नई शिक्षा नीति के तीसरे अध्याय को स्पष्ट किया गया है और उसमें ये कहा गया है कोई भी देखिए 2 वर्षीय डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है 2030 के बाद अमान्य होगा, केवल इंटीग्रेटेड कोर्स मान्य होंगे 4 वर्षीय 4 इयर्स के मान्य होंगे। स्पष्ट बार-बार अखबारों में आ रही है, फिर भी कोई कर रहा है तो उनकी मर्जी है। इंटीग्रेटेड कोर्स ही मान्य होंगे और वो भी कितने 4 साल के, और 4 साल में टीचर ग्रेडिंग वेडिंग सब खत्म, एक ही पाठ्यचर्या होगी। छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पढ़ेंगे और पाठ्यक्रम का नाम एक ही है और उसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यह है नई शिक्षा नीति की पद्धति पर आधारित जो क्या थी 5+3+3+4 और टोटल होते 15 साल की स्कूल। जैसे यूएसए में चले जाओ सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है वहां पर, चाहे नौकर हो चाहे अफसर हो, वहां वेतन में वो नहीं होता है, अलग-अलग नहीं किया जाता, चाहे थर्ड ग्रेड का टीचर हो चाहे सेकंड ग्रेड का टीचर हो, वेतन में समानता। और अपने यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है वेतन में, वहां नीचे वाले जो लेवल के टीचर उनको ज्यादा मिलता है जब कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं ना कंट्री से जब पता लगता है। और वैसे तो वास्तव में थर्ड ग्रेड वाले का वेतन ज्यादा होना चाहिए, मूल फाउंडेशन तो वही पढ़ते हैं, वहां अगर नींव कमजोर रह जाती है तो फिर देखिए आप कुछ अपने उल्टा कॉलेज वालों को ज्यादा वेतन मिलता है। उल्टा सिस्टम है देखिए, क्योंकि ये पद्धति कहा गई थी ब्रिटिश, लेकिन अब ये लोग धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं, कोई ग्रेड का सब एक ही होंगे आने वाले समय में। आज देखो हम L1 का टीचर बनना चाहते हैं, तमिलनाडु में चाहते हो कहते हैं DEE डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री DEE। हरियाणा में चाहते हो JPT होना चाहिए, राजस्थान में आते हो तो DLL होना चाहिए, मध्य प्रदेश में जाते हो BSTC होना चाहिए। अरे भाई चाहते क्या हो ये तो बता दो, ये डिप्लोमा कर लो ना पूरे देश में, बच्चा कहीं भी देखिए उस चीज को अप्लाई कर ले, इसीलिए तो आए हैं एनसीटी ने गाइडलाइन। हां जी क्या कह रहे हो भाई, आप हमें बताओ जो नहीं पता है तो हमें भी हंसी आई, आप अकेले हंस रहे हो वहां, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आई भाई, व्याख्या की आवाज बुलंद होनी चाहिए, चाहे 100 बच्चों को पढ़वाया जाए आप लोगों से। लेकिन अब आपको बता देता हूं ये जो पद्धति है ना, इस साल से नए स्कूल खोले जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए दिए एक स्कूल को, योजना पीएमसी योजना। उस योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 2 स्कूल होंगे, 8वीं तक का 12वीं तक के खोले जा रहे हैं, ताकि पहले जैसे नवोदय स्कूल खोले थे ना ऐसे एक मॉडल स्कूल खोलेंगे, सबको कन्वर्ट कर देंगे इसी तरह से धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक चलेंगे, 15 साल की स्कूल होगी अब, पहले 10 की थी फिर कितनी हुई 12 फिर कितनी होगी। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है 2030। अरे जब तक बैठे रहोगे क्या सोचने की बात है, चिंता करने लगे, कहीं चिंता नहीं करनी। इसी एग्जाम में हमें एग्जाम फाइट करना है, कुछ भी हो जाए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, व्याख्या पढ़ना है बस, ग्रीन पेन जेब में लगाना है हमें, और सिलेक्शन हो जाए तो मेरे से ले जाना ग्रीन पेन, सारे लोग जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो जाए मैं दूंगा आप लोगों को। लेकिन आपकी जेब की शोभा बढ़नी चाहिए बस, मैं ये चाहता हूं। क्योंकि पहले भी मैंने खूब पढ़े हैं बच्चों को, फोन करके कहते हैं फर्स्ट रैंक बनी सेकंड रैंक बनी है और हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, मैंने कहा कि पहले तो एड्रेस बता दे जल्दी से ले जा, क्योंकि आप लोगों की फीस से कुछ पैसे मैंने लिए तो मेरा भी दायित्व कुछ आप लोगों के लिए भी करूं, आप उस पेन की इज्जत रख सके। ऐसे काम देखिए करने भी चाहिए, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। उतारो जल्दी से, इन कार्यक्रमों की चिंता ज्यादा होगी इसलिए हटा देता हूं, मैंने नाम लिख लो बस, डरने की आवश्यकता नहीं है। आज की शिक्षा परिणाम है इन तीनों का, कमीशन कमेटी पॉलिसी, तीनों का परिणाम है। उतारो जल्दी से, फिर चलते हैं राजस्थान में, काफी देर होगी देश में घूमते हुए। इंडिया नहीं है, राजस्थान ही है अपना जी, राजस्थान में चलते हैं, देश में नहीं है। हाँ शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान का है। कोई नहीं, उतार लिया सबने? कितने आयोग हैं? हाँ जी श्रीनिधि कितने हैं? 2। उसके बाद देखिए समिति कितनी है? 2 और पॉलिसी कितनी है? 3। अब जो लागू होने वाली कौन सी है? किस पर जोर दिया इसमें? गुणवत्ता पर। किस पर जोर दिया गया? क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है इसके अंदर। और नया पैटर्न कौन सा आ गया इसकी जगह? तो यहाँ नीचे जगह हो तो पैटर्न का नाम जरूर लिख लेना, 5+3+3+4। कितने साल हो गए? देखिए यहाँ वर्ष तो होते हैं 15 और बच्चे की उम्र है 3 से 18 वर्ष। 5 साल को कहा जाता है फाउंडेशनल, अगले 3 साल को कहा जाता है प्रीपेटरी, अगले 3 साल को कहा जाता है मिडिल और उससे अगले को कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। इस तरह से 15 साल की एजुकेशन बनाई गई है अपने इसमें 5+3+4। कितने साल की एजुकेशन? 15। और वर्ष की बात करें तो 3 से 18 वर्ष। हेडिंग डालो राजस्थान में शिक्षा का विकास। अब आते हैं हमारे राजस्थान में, और अपने यहाँ जो सीनियर है वो किसका है? राजस्थान का ही है, इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं राजस्थान का शैक्षिक विकास। राजस्थान का शैक्षिक विकास। अब देखिए राजस्थान के अंदर जो डेवलपमेंट था शिक्षा का, आजादी के बाद से देखेंगे जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से और आज तक, अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 3, ताकि आसानी से ये चीज समझ में आए और हमें याद भी हो जाए पूरा डेवलपमेंट। प्रथम चरण देखिए, सबसे पहला चरण, इसको हम कहते हैं प्रथम चरण और इसे कहते हैं प्रारंभिक, क्योंकि ये चरण क्या होता है? प्रारंभ होता है। दूसरे वाले को हम कहते हैं द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। और इस वर्ष में होता है विभाजन, इसलिए इसे कहा जाता है विभाजन का वर्ष। और फिर आता है तृतीय चरण, और तृतीय चरण में वापस एक हो जाती है शिक्षा, इसलिए हम इसे कहते हैं एकीकरण या इंटीग्रेटेड।
या एकीकृत, एक ही बात है। इंग्लिश में नाम है इंटीग्रेटेड। इस तरह से देखिए, हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट लिया? 3 भाग। ये अवधि की दृष्टि से देखिए 1950 से 1997 97, ये अवधि होती है 97 से देखिए 1997 से 2018 तक, और ये जो चल रही है 2018 से अब तक निरंतर चल रही है। ये देखिए ये व्यवस्था, पहला वर्ष ना, पहला चरण प्रारंभ का, दूसरा विभाजन, तीसरा वापिस एक। अब आप देखिए इसमें होता क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले एक विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया था? विभाग, जिसकी हम बात कर चुके हैं। मंत्रालय से नीचे क्या होता है? विभाग। राजस्थान में एक विभाग था शिक्षा का, पता क्या नाम था? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। क्या नाम था अभी उस समय? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन सी क्लास तक था? पहली से लेकर 10वीं तक। बाद में 10+2 आई तो पहली से लेकर 12वीं तक। इस तरह से देखिए एक क्या था? विभाग। जितने विभाग होते हैं उतने ही निदेशालय होते हैं, याद रखना ये चीज। विभाग का काम है पॉलिसी बनाना, निदेशालय का काम है पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करना, क्रियान्वित करना या लागू करना। तो दूसरा क्या था अपने? निदेशालय। और एक बात और याद रखना भाई साथियों, जो नाम विभाग का होगा वही नाम होता है निदेशालय का, अलग नहीं होता है। उसी से पता चलता है ये कौन से विभाग का निदेशालय है। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारे निदेशालय। निदेशालय कहां खोला गया है? जयपुर में, ना सॉरी बीकानेर में। और विभाग कहां खोला गया है? जयपुर में। अब यहां जो देखिए निदेशालय बनता है, इसके नीचे उसका नाम था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर है ये? बीकानेर। देखो बीकानेर। कक्षा कौन सी थी उस समय? कक्षा की बात करें तो 1 से 10 शुरुआत में, और फिर आ गई 12वीं, तो दोनों लिख देते हो। ये लीजिए, पहले 1 से 10 स्कूल को देखता था, बाद में अब आपको जानकारी के लिए बताता हूं। जब ये निदेशालय स्थापित हुआ 1950, उस समय कोई ज्यादा स्कूल नहीं थी, स्कूलों की संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन 10वीं में जो बच्चे बैठे थे पहली बार, उन बच्चों की संख्या थी 32,235, और आज है 33 लाख बच्चे बैठते हैं 10वीं। सोचो आप कहां से कहां संख्या पहुंच गई है, कहां 32,000 और कहां 33 लाख। इसलिए एक निदेशालय, एक विभाग आसानी से चला रहा था। कम तो स्कूल थे, कम टीचर थे, कम बच्चे थे, मॉनिटरिंग अच्छे और प्रबंधन बढ़िया चल रहा था, काम आसानी से। देखिए एक विभाग, एक निदेशालय, और स्कूल हमारे 12वीं तक। एक स्कूल होता था, पहले से शुरू होते थे, पहले से 5वीं हो, पहले से 10वीं हो, पहले से 12वीं तक हो, ये पैटर्न था। अब क्या हुआ देखिए, स्कूलों की संख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, शिक्षकों की संख्या बढ़ी। इस विभाग ने कह दिया हमारे बस की बात नहीं, इतने बड़े डिपार्टमेंट को चलाना, तो भाई विभाजन कर दो। और इस विभाग का क्या कर दिया जाता है? विभाजन। 97 में क्या हो जाता है? विभाजन। और एक विभाग के 2 विभाग बना दिए। देखो, एक को नाम रखा गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा, दूसरे का नाम रखा गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा। देखो 2 विभाग बन गए। इसको शिक्षा, इसका निदेशालय बात करें, कौन करना मेरी बातों पे थोड़ा सा समय निकाल के।